प्री हिस्टोरिक के बाद में आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हिंदी में आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका समय है जनरली 3000 से 700 ईसा पूर्व का। इस काल में बहुत ज़्यादा प्राथमिक साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसमें तांबे और लोहे के उपकरण की बात की जाती है, जिसको आप लौह भी कह सकते हो। तांबे के उपकरण खासकर वन कोट जो कि पिथौरागढ़ में है, इसका जिक्र हमने पहले लेक्चर में भी किया था, सेकंड लेक्चर में, जिसमें कहा था कि वन कोट से सबसे ज़्यादा 8 तांबे की मूर्तियाँ मिली थी। तो कुछ मूर्तियाँ इसमें से ऐसी हैं, या कुछ उपकरण कह सकते हो आप ऐसे हैं, जो 200 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, जो कि प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड के काल में आता है। इतनी बात आ रही समझ में। साथ ही कुछ पेंटेड ग्रेवियर, जिसको हिंदी में कहते हैं चित्रित धूसर मृत भांड। चित्रित मतलब जिन पे चित्र बने हों, धूसर मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, जो आपको सामने दिख रहे हैं कुछ सैंपल्स, ये हैं मिट्टी के बने बर्तन, जिसको हम PGW पेंटेड ग्रेवियर या चित्रित धूसर भांड कहते हैं। पेंटेड ग्रेवियर, धूसर का मतलब आपको पता ही होगा, ग्रे मतलब बाई है ये यहाँ पे, ठीक है, ये है यहाँ पे बाई, तो ग्रे मतलब कलर हो गया, धूसर मतलब एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ सैंपल्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें कि पेंटेड ग्रेवियर हमें कहाँ मिले, तो इनके जो स्थान है जहाँ से हमें ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनमें 2 स्थान प्रमुख हैं। इसमें आता है आपका, एक तो है थापली, टेहरी में पड़ा, टेहरी में मिलता है, और दूसरा स्थान परोला के नाम से जाना जाता है। इन 2 जगह से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनकी एज प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड की काल की बताई जाती है। तो इससे कुछ हमें बेसिक जानकारी मिलती है उस समय के रहन सहन, जीवन काल की, कि किस तरह के वो जीवन शैली अपनाते थे वहाँ के लोग, और क्या क्या धातुएं थी जिनसे वो परिचित थे। इसके अलावा एक स्थान जिसका जिक्र हमने पहले लेक्चर में भी किया था, मलारी, जो कि चमोली में पड़ता है, और वहाँ मलारी स्थान में बहुत सारे हमें क्या कहते हैं, शव मिले थे, मतलब शव दफनाने के प्रमाण मिले थे, कह सकते हो आप। शव तो कहाँ बचे होंगे, ठीक है। तो मलारी से बहुत सारी ऐसी समाधियाँ मिली हैं जिनका जो पीरियड है, कार्यकाल है, वो प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड का है, और इन समाधियों के साथ में कुछ धातु मिले हैं, तो जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे, यानी कि प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में, कुछ ऐसी परंपराएं थीं कि शवों के साथ में धातु को रखने का प्रचलन हो। शवों को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ कुछ धातुएं रखी जाती थी, तांबे या लोहे वगैरह की। तो इसके अलावा जब पुरातात्विक शोध जब खत्म हो जाते, तो दूसरे स्रोत जो हमारे स्टार्ट होते हैं इसके स्टडी करने के, वो होते हैं धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, तो प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड की जो जानकारी है वो धार्मिक ग्रंथ से काफ़ी मिलती है। इसीलिए इस प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड को पौराणिक काल भी कहा जाता है। पौराणिक काल, क्योंकि पुराणों में, वेद पुराणों में इस जगह का काफ़ी जिक्र मिलता है अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वैदिक काल में गढ़वाल रीजन को, क्योंकि इसमें 2 गढ़वाल और कुमायूं दोनों का अलग अलग जिक्र मिलता है। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है ये गढ़वाल का रीजन है, जो यहाँ पे बता रखा है। दूसरा जो येलो कलर है वो कुमायूं रीजन को प्रदर्शित करता है। वैदिक काल में गढ़वाल रीजन को हेमवत के नाम से, महाभारत में उत्तर कुरु, और पौराणिक काल में या पुराणों में इसको केदारखंड के रूप में जाना जाता है। पुराणों की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख पुराण आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का जिक्र है, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। इन 5 खंडों में 2 प्रमुख हैं, एक है मानसखंड और दूसरा है केदारखंड। तो जो केदारखंड है, केदारखंड से मतलब है यहाँ पे गढ़वाल से, और मानसखंड से मतलब है यहाँ पे कुमाऊं से। तो ये तो होगी
पुराणों में किस तरह से इस स्थान का जिक्र मिलता है हमें। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि हिमालय क्षेत्र हरिद्वार जो है, हरिद्वार को माया क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे। आज के टाइम पे जिसको हम हरिद्वार कहते हैं, स्कंद पुराण में इसको माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। माया क्षेत्र किसको कहा जाता था? हरिद्वार को। और ऐसा बोला जाता था कि माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से लेके हिमालय तक, ऊपरी चोटी तक, ये जो रीजन था, इस पूरे रीजन को केदारखंड या गढ़वाल के रूप में हम जानते थे। ठीक, इसके अलावा टोंस नदी से लेके नंदा पर्वत तक ये वाला जो रीजन होता था, इसको हम मानसखंड यानी कि कुमाऊं रीजन के नाम से जानते थे, जो हमने येलो कलर से यहाँ पे शो कर रखा है। तो केदारखंड बेसिकली जिक्र है या नाम जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है पुराण में, जिसमें सबसे प्रमुख आता है स्कंद पुराण। इसी तरह से अगर आप ऐतरेय ब्राह्मण की बात करोगे, ऐतरेय ब्राह्मण ये भी ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण, तो इसमें गढ़वाल को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। उत्तर कुरु, जो महाभारत में भी आप देख सकते हो। ठीक है, महाभारत में भी इसी नाम से कहा गया है। सवाल ये आता है कि इसको गढ़वाल कब कहा गया, गढ़वाल इसका नाम कब पड़ा? गढ़वाल पढ़ने का रीज़न इसके पीछे है कि बेसिकली इस रीजन में यानी गढ़वाल रीजन में बहुत छोटे छोटे रजवाड़े थे। तो उसमें क्या होता था कि छोटे छोटे किलों में अलग अलग रजवाड़े शासन किया करते थे। तो पहली बार पवार एक शासक था, पवार शासक अजयपाल। अजयपाल ने सबसे पहले क्या किया, आक्रमण करके कम से कम, ऐसे बताया जाता है इतिहास में, अजयपाल ने 52 किलो को जीत लिया। किलो मतलब गढ़, मतलब किला, किलो को गढ़ भी कहते हैं। तो जब 52 किलो को या 52 गढ़ों को उस पवार शासक अजयपाल ने जीता, तब से इस रीजन का नाम पड़ा गढ़वाल। आगे बात समझ में। तो ये थी गढ़वाल की कहानी। और कुछ पॉइंट हैं इसमें, जैसे बताया जाता है कि देवप्रयाग, लगभग यहाँ पे इस जगह लगभग देवप्रयाग पड़ता है। बोला जाता है कि देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि आखिरी समय में राम ने यहीं पे आके तपस्या की थी। साथ में टिहरी गढ़वाल में, ऊपर वाले रीजन में टिहरी गढ़वाल में ही एक लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण ने भी तपस्या की थी एक जगह, जिसका नाम है तपोवन। तो तपोवन में लक्ष्मण ने आखिरी समय में तपस्या की थी, और देवप्रयाग में भगवान राम ने। साथ में ऐसा कहा जाता है कि टिहरी गढ़वाल में एक वशिष्ठ गुफा भी मिलती है हमें। तो 3 पॉइंट यहाँ मेन हो गए टिहरी गढ़वाल के। एक तो राम मंदिर का होना, तपोवन में लक्ष्मण की तपस्या करना, और टिहरी गढ़वाल में ही वशिष्ठ गुफा का पाया जाना। वशिष्ठ गुफा जहाँ कहा जाता है कि राम के वनवास के बाद वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी के साथ में, या वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी के साथ में यहीं पे निवास करते थे। ठीक, इसके अलावा महाभारत का जो एक हिस्सा है वन पर्व, उसमें बताया जाता है कि गढ़वाल रीजन में ही 2 राजाओं का शासन था, जिसमें एक का नाम आता है राजा सुबाहु और दूसरे का नाम है बाणासुर, जिसकी राजधानी थी ज्योतिषुर। ये मैं ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ कि अगर याद रहे तो अच्छी बात है। चलो लिख ही लेते हैं जिक्र, क्योंकि कुछ पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाए। वन पर्व जो कि एक महाभारत का ही हिस्सा है, महाभारत का वन पर्व में बोला जाता है कि गढ़वाल रीजन, जिसको हम अब आज के नाम पे गढ़वाल काट के नाम से जानते हैं, गढ़वाल रीजन 2 रीजन में था। एक क्षेत्र में राजा सुबाहु का शासन था। राजा सुबाहु बेसिकली इसको कह सकते हो आप पुलिंद शासक था, पुलिंद वंशज कह सकते हो, पुलिंद वंशज, पुलिंद शासक था। और इसकी जो राजधानी थी राजा सुबाहु की, ये थी श्रीनगर। तो गढ़वाल बेसिकली 2 हिस्सों में बटा था, एक राजा सुबाहु के अंडर, दूसरा जो था उत्तरी हिस्सा गढ़वाल का वो था बाणासुर के
उत्तर का जो हिस्सा था, उत्तर क्षेत्र, वो था बाणासुर, बाणासुर के अधीन। दूसरा राजा, पहला राजा, ये गढ़वाल की ही बात हो रही है। बाणासुर की जो राजधानी थी ये थी ज्योतिषपुर, ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर जो आज के टाइम में आप जिसको जोशीमठ के नाम से जानते हो ना, वही ज्योतिषपुर था उस टाइम पे। तो जोशीमठ का जो रीजन था उत्तर साइड का, आप कह सकते हो बाणासुर के अंडर में जो रीजन था वो उत्तर वाला रीजन था गढ़वाल का। क्योंकि अभी हम सिर्फ गढ़वाल की बात कर रहे हैं, हमने कुमाऊं की बात नहीं की है, ध्यान रखना है इतनी बात, ठीक है। और प्राचीन काल में इस चीज़ का भी उल्लेख है कि गढ़वाल रीजन में ही बद्रिका आश्रम और कड़वा आश्रम, ये दो फेमस ऐसे विद्यापीठ थे जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। और आपको याद होगा, इनका भी हम नाम लिख लेते हैं, बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम, और दूसरा था कड़वा आश्रम। ये दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। और ये वो विद्यापीठ है जहाँ पे, विद्यापीठ लिख लो यहाँ पे, विद्यापीठ, विद्यापीठ मतलब जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यापीठ में ही दुष्यंत और शकुंतला, इनकी प्रेम कथा का उल्लेख है। दुष्यंत और शकुंतला, इनकी प्रेम कथा का उल्लेख है। और यहीं पे इन दो विद्यापीठ में ही जन्म हुआ था राजा भरत का, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो ये अगला पॉइंट था, तो आपको पता होनी चाहिए ये कि बद्रिका आश्रम और कड़वा आश्रम कहाँ है, गढ़वाल रीजन में पड़ते हैं प्राचीन काल में, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, यहाँ पे कहा जाता है कि महाकवि जो कालिदास हुए हैं, महाकवि कालिदास, कालिदास ने जो एक रचना की थी जिसको आप सब लोग जानते होंगे शायद, कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। कहा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना की थी वो मालनी नदी, गढ़वाल रीजन में एक जगह पड़ती है, एक नदी बहती है मालनी नदी, इसके तट पर की थी अभिज्ञान शकुंतलम की रचना। और इसके तट पर ही स्थित है कौन सा आश्रम, कड़वा आश्रम, कड़वा आश्रम। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी कड़वा आश्रम के पास में, जो मालनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इस कड़वा आश्रम को बेसिकली एक चौका घाट के नाम से आपने सुना होगा शायद, चौका घाट इसका वर्तमान नाम है। आज के टाइम पे इसको चौका घाट कहा जाता है, कड़वा आश्रम वाली जगह को। तो कभी आना जाना हो उस साइड तो देखना इस चीज़ को, हिस्ट्री के पन्नों के या हिस्ट्री की नज़र से देखना है कि कभी यहाँ कड़वा आश्रम हुआ करता था, कभी यहाँ हमारे महान कवि कालिदास बैठा करते थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुमाऊं रीजन की। अब तक हमने जो भी चर्चा की वो सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल रीजन की थी। कुमाऊं रीजन की बात करें तो कुमाऊं रीजन में क्या होता है, बेसिकली जो चंपावत है, यहाँ पे एक पर्वत था जिसका नाम था कांतेश्वर पर्वत, कांतेश्वर पर्वत। कांतेश्वर पर्वत का जो आकार था वो कछुए की पीठ के जैसा था, कछुए की पीठ के जैसा। इसीलिए इस कांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही इसका जो नाम पड़ा कुमाऊं रीजन का, वो पड़ा सबसे पहले कुर्मांचल, जिसका जो कि एक संस्कृत शब्द है। फिर कुर्मांचल से कुमू बना जो कि प्राकृतिक भाषा का शब्द है, और कुमू से बना कुमाऊं जो एक हिंदी भाषा का शब्द है। और ये सारा उल्लेख किस में है, मानस खंड में है। मानस खंड में ये सब बताया गया है कि किस तरह से कुमाऊं का नाम की उत्पत्ति हुई, और कांतेश्वर पर्वत के बारे में जो कि चंपावत नदी के आसपास था, चंपावत रीजन में, वो सारा सब कुछ बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा भी बताया गया कि यहाँ पे विष्णु भगवान का कच्छप अवतार हुआ था कांतेश्वर पर्वत पर। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान में तो आपको पता ही है अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सब कुमाऊं में आ गया है। लेकिन पहले जो कुमाऊं का रीजन था वो लगभग चंपावत के आसपास का एरिया ही था। इसके अलावा कुमाऊं का जो उल्लेख मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है,
जिसको स्कंद पुराण में इसको मानस खंड कहा गया है। ठीक है, और मानस खंड के बारे में ही सारी डिटेल बताई गई है फिर ये किसकी तरह से इसका नाम पड़ा या नहीं। फिर वायु पुराण में ये भी कहा गया है कि जो कुमाऊँ रीजन था, अब कुमाऊँ की हम बात करें तो अब जो बात होगी वो सिर्फ कुमाऊँ रीजन की होगी। ठीक है, आगे जो भी पॉइंट हैं वो कुमाऊँ रीजन के होंगे। तो एक ग्रंथ है वायु पुराण। वायु पुराण में बताया जाता है कि यहाँ पे कुमाऊँ वाले रीजन में बहुत सारी जातियाँ रहती थीं, जैसे किरात, किन्नर और यक्ष, गंधर्व, नाग, ये बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे रहती थी। बेसिकली नाग से तो आपको जान गए होगा कि नाग, बेरी नाग पता होगा ना, कुमाऊँ रीजन का एक फेमस जगह है बेरी नाग जो है ना, ये इस बेरी नाग का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें जो मंदिर पड़ता है वो इस बात का साक्ष्य है कि पहले नाग जाति यहाँ पे रहती थी। इसी तरह से अल्मोड़ा में एक मंदिर है जाखन देवी मंदिर। अगर तुम लोग अल्मोड़ा गए हो या जो अल्मोड़ा के हैं वो जानते होंगे, जाखन देवी जो मंदिर है ना, ये पुष्टि करता है यक्ष जातियों की, कि यक्ष जाति भी कभी यहाँ कुमाऊँ क्षेत्र में निवास करती थी। ठीक है, और धौला नाग, काली नाग, बेरी नाग, ये सब किसकी जब पुष्टि करते हैं, ये नाग जाति की पुष्टि करते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग क्या कहते हैं आपको प्रमाण मिलते हैं इन जातियों के जो यहाँ पे रहते थे। इसी तरह से अगर आप अस्कोट में जाओगे ना, अस्कोट जो पिथौरागढ़ से आगे जौलजीबी के पास में पड़ता है, अस्कोट में कुछ ऐसे आपको प्रमाण मिलेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किरात जाति रहती है। किरात के कुछ वंशज या कुछ वंश अभी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रमाण के रूप में। ठीक है, तो ये है कुमाऊँ के बारे में। कुमाऊँ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, 2-4 बातें हैं जो आपको बताई गई। गढ़वाल का ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो ओवरऑल इसका जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का एक ओवरव्यू है वो क्या है कि अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पे तांबे, लोहे और मिट्टी के कुछ बर्तन की बात करते हैं हम, जिसमें 2-4 जगह आपको याद रखनी है, थापली, पुरौला, मलारी और बनकोट, जहाँ से तांबे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन मिले हैं या समाधियों के साथ धातु का मिले हैं। उसके बाद ऐसे बात की गई है कि इसके जो स्रोत हैं प्रमुख पुरातात्विक के बाद में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के, वो हैं धार्मिक ग्रंथ, इसीलिए इसको कहा गया है पौराणिक काल। कौन सा काल? आदि ऐतिहासिक काल, पौराणिक काल के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसा बताया गया है कि इस आदि ऐतिहासिक काल को अलग अलग पुराणों में, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में इसको गढ़वाल और कुमाऊँ के रूप में अलग अलग इसका जिक्र किया गया है। गढ़वाल के बारे में हमें कई सारे पॉइंट हमने पढ़े कि वैदिक काल, महाभारत, पुराण काल में इसके अलग अलग नाम हैं। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है, जिसमें 2 प्रमुख हैं, मानस खंड, केदार खंड, जिसमें मानस खंड को कुमाऊँ, केदार खंड को गढ़वाल क्षेत्र बताया गया है। हरिद्वार को माया क्षेत्र के रूप में जानते थे। ठीक है, हरिद्वार से हिमालय तक का रीजन जो था गढ़वाल का रीजन था। इसी तरह से कुछ जगह का नाम यहाँ पे उल्लेख किया गया कि राम मंदिर, तपोवन और वशिष्ठ गुफा का। साथ ही वन पर्व में बताया गया कि गढ़वाल का रीजन, कितना रीजन राजा सुबाहु के अंडर था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, और उत्तर का रीजन जो कि बाणासुर के अधीन था, उसकी राजधानी थी ज्योतिसर, जो वर्तमान में हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं। बद्रिका आश्रम, कड़वा आश्रम 2 प्रमुख स्कूल थे या विद्यापीठ थे, शिक्षा के केंद्र थे। यहीं पे दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी शुरू हुई थी और यहीं राजा भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पे भारत नाम पड़ा। और कालिदास जो कि महान कवि हुए, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कड़वाश्रम में की थी, जो कि मालनी नदी के तट पर है। उसके बाद हमने कुमाऊँ के बारे में बात की। कुमाऊँ के बारे में जो मेन चीज़ है वो है कौन सा? कांतेश्वर पर्वत, जिसकी हमने पहले बात की थी। कांतेश्वर पर्वत से ही उत्पत्ति हुई किसकी? कुर्मांचल की। कुर्मांचल से कुमू और फिर कुमाऊँ बना। और बाद में हमने कहा गया कि यहाँ पे कई सारी जातियाँ, सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें कुमाऊँ का वो है किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग, कई सारी जातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं, जिनके 2-4 हमने साक्ष्य की बात करी। जैसे बेरी नाग में जो मंदिर है फेमस, वो नाग जाति की पुष्टि करता है। अल्मोड़ा में जाखन देवी यक्ष जाति की पुष्टि करता है, और अस्कोट में किरात जाति की पुष्टि मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब स्टार्ट करेंगे हम हिस्टोरिक एज।